हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों के लिए बेहद कमजोरी के संकेत दुनिया भर के बाजारों से आते हुए और कल की गिरावट के बाद आज फिर से बड़े गैप के साथ नीचे खुलने को है तैयार। ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे की तरफ बढ़ेंगे, वहां सपोर्ट लेंगे, होल्ड करेंगे या रिकवर करेंगे। आखिरी दिन के लिए है ढेर सारे सवाल। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। फ्राइडे का दिन आ गया है। अच्छे मूड में थे हम सर। ये सडनली मूड जो खराब हुआ है इसके बारे में आपसे समझना है। पहले तो बताएं आज के ट्रिगर्स क्या हैं। ट्रिगर्स बड़े अमेरिका से आते हुए दिख रहे हैं दीप, और अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट होती दिखी है। 550 अंक डाउन लुढ़कता हुआ नजर आया और वहीं नेस्डेक में भी 250 अंकों की कमजोरी रही है और ये कमजोरी काफ़ी बड़ी कही जाएगी जिस तरह का अनुमान था उसके मुकाबले। डाउ फ्यूचर्स और तेजी से घटते नजर आ रहे हैं। हम 150 अंक नीचे और 150 अंक नीचे आपको नजर आएगा। एसएक्स निफ्टी भी एशियाई बाजारों में भी 2% 1 से 2% तक की गिरावट का माहौल आपको नजर आएगा। इस बीच हल्की अच्छी खबर यह है कि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड्स है वो थोड़े से नीचे आए हैं और डॉलर इंडेक्स का बढ़ना रुका है, लेकिन ज़्यादा फोकस इस वक्त इक्विटी मार्केट पर आपको दिखेगा। कच्चा तेल भी थोड़ा और नीचे फिसला है, $82 के आसपास है, लेकिन ओवरऑल यही बात है कि जो संकेत है ज़्यादातर इक्विटी मार्केट के लिए कमजोरी की ही तरफ आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, तो इक्विटी मार्केट्स के लिए तो कमजोरी की ही संकेत आ रहे हैं। कल हमें थोड़ा इसका इंडिकेशन मिल गया था। 325 पॉइंट बैंक निफ्टी फिसला था, 160 पॉइंट निफ्टी नीचे था। 3 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा था। उसके बारे में तो सर बात करनी है, एक्सपायरी भी थी वीकली। बट ये यूएस में क्या हुआ? क्योंकि कल जब हम बंद हो रहे थे तो यूएस इतने खराब संकेत नहीं दे रहा था, मामूली गिरावट के साथ ही ट्रेड हो रहे थे। कल शाम इतनी बड़ी गिरावट आई और उस गिरावट से आज सुबह जो एशिया में हो गया। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आउट ऑफ सिलेबस आती है। और ये आउट ऑफ सिलेबस हमारे लिए तो अमेरिकी बाजारों की गिरावट है, लेकिन अमेरिकी बाजारों के लिए भी कुछ ऐसा आया जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। और वो ये था कि वहाँ पर एक बैंक है दीप, SVB फाइनेंशियल कंपनी, जो वहाँ की एक बड़ी फाइनेंस कंपनी है, जिसे सिलिकॉन वैली बैंक जो नाम था उसका शॉर्ट फॉर्म है SVB। इसने $2.25 बिलियन का लॉस किया है, नुकसान। $2.25 बिलियन का नुकसान किया है। $2.25 बिलियन से आप ये समझ लो मोटा मोटी 15,000 करोड़ का उन्होंने नुकसान दर्ज किया। अब उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें $2 बिलियन यानी कि जितना नुकसान किया उससे ज़्यादा हमें कैपिटल चाहिए, पैसे चाहिए बस। और इसकी खास बात क्या है, जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं सिलिकॉन वैली बैंक, ये अमेरिका में ज़्यादातर स्टार्टअप कंपनियों को पैसा देता है, वहाँ निवेश करता है। इसका मतलब ये कि स्टार्टअप्स का हाल बुरा है और उन्होंने जो भी उनके पैसे स्टार्टअप्स को दिए हों या स्टार्टअप्स में निवेश किया हो, उनके वैल्यूएशन को उन्होंने कम कर दिया और वैल्यूएशन को कम करने की वजह से बैंक में आ गया लॉस, इतना भारी भरकम, और इस लॉस के लिए चाहिए पैसे। 60% ये स्टॉक कल टूटा है वहाँ 60%। जी हाँ, और बस इसी ने पूरे अमेरिकी बाजारों का मूड बिगाड़ा है। तो फॉर ए चेंज कल अमेरिकी बाजार ब्याज दरों की वजह से नहीं घटे हैं, महंगाई के आंकड़ों की वजह से किसी तरीके से नहीं घटे हैं, बल्कि एक ऐसी खबर पर घटे हैं जो कि कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस थी। आप ये देखिए 60% नीचे गिरा हुआ स्टॉक आपको नजर आएगा। 106 पर आपको दिखेगा। सोचो, मतलब $161 तो गिरा हुआ है उसके बाद 106 का भाव है। मतलब कल तो सर लग रहा था कि बॉन्ड यील्ड गिरी थी, कल अच्छी खासी गिरी, तो लग रहा था कि चलिए राहत आएगी। शुरुआत तो अच्छी हुई थी अमेरिकी बाजारों की अच्छी हुई थी और इस वजह से हुई थी कि आप देखिए बॉन्ड यील्ड्स आपकी 4% के नीचे। सबसे बड़ी बात ये कि जो 2 साल की बॉन्ड यील्ड जो आजकल हम ज़्यादा देखने लगे हैं, वो 25 बेसिस पॉइंट घट कर आई है। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब है कि एक बार की जितनी ब्याज दरें फेड बढ़ा रहा है आजकल, उतनी एक ही दिन में घट गई। और ये बड़ी बात है कि आप कहाँ पर 5% के ऊपर थे, कहाँ 4.75 4.80 पर आ गए। तो 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें बॉन्ड यील्ड घटना 2 साल की बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली देखा जाए तो ये एक बड़ा इंडिकेशन इक्विटी मार्केट के लिए तेजी की तरफ का हो सकता था, लेकिन इक्विटी मार्केट ने शुरुआत में उस पर रिएक्शन भी दिया, लेकिन उसके बाद जब ये खबर SVB की आई तो उसके बाद बाजारों को लगा कि ना ये तो मामला सीरियस है। और अगर ये एक बड़ा बैंक इस तरह की नुकसान दिखाता है, घाटा दिखाता है, और उसके बाद इतनी बड़ी कैपिटल की इनको ज़रूरत है, तो ये चिंताएं ज़्यादा भी हो सकती। तो कल अमेरिकी बाजार अपनी चिंताओं की वजह से और किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की वजह से घटे हैं, लेकिन घटे तो घटे ही हैं और 2-3 दिनों से फिर से कमज़ोर हो रहे हैं। 3-4 महीनों के निचले स्तरों पर फिर से अमेरिकी बाजार पहुंच चुके हैं। सो मामला तो गड़बड़ी है। तो ग्लोबल मार्केट्स में कल जो कुछ हुआ है, अगर इक्विटी मार्केट से हटकर देखें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्ड यील्ड्स घटे हैं, डॉलर इंडेक्स का बढ़ना घटा 105-50 के नीचे है। कच्चा तेल थोड़ा नीचे आया है हल्का फुल्का। बाकी सब जगह मामला ठीक है, हाँ। लेकिन
क्योंकि बाजार घटे। और सबसे बड़ी बात दीप क्या है, घटे हो तो ठीक है, किसी भी लेवल से डाउ फ्यूचर रिकवर नहीं कर पा रहा। डाउ फ्यूचर भी हालांकि अभी तो 250 पॉइंट नीचे था, अब 125 पॉइंट नीचे, लेकिन लगातार है लाल निशान में, यानी कि दबाव है। और एशिया में भी अगर आप देखेंगे तो उस पर रिएक्शन पूरा का पूरा है। आप देखिए निक्केई करीबन 1.25%, हांगकांग 2.25% कमज़ोर है, ताइवान 1.5% कमज़ोर है, कोरिया 1.25% कमज़ोर है। तो 1 से 2% तक की रेंज में सारी की सारी एशियाई बाजार कमज़ोर है। तो आज नुकसान की वजह पूरी की पूरी अमेरिका में और आउट ऑफ सिलेबस वाली आती है। आउट ऑफ सिलेबस में अब जहाँ तक सवाल है अमेरिकी बाजारों का, आगे आज के आंकड़े रोजगार के जो आने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नॉन फार्म पेरोल डेटा आज जो आएंगे वो डिसाइड करेंगे। अब समझ भी नहीं आ रहा दीप की अगर डेटा अच्छा है तो क्या करना है, खराब आए तो क्या करना है। तो सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। डाउ को देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर समझिए कि नौकरियां ज़्यादा लगी तो फिर वही चिंता, ये अगर नौकरियां अभी भी मजबूती से बढ़ रही हैं तो फिर तो ब्याज दरें 0.5% बढ़ना तय है, क्या पता और घट जाए। या नौकरियां ज़्यादा अच्छी तो चलिए ठीक है, सब कुछ होने के बावजूद जॉब मार्केट ख़राब नहीं है तो चलो हम रेट हाइक होगी तो पचा लेंगे। 2 दिनों से अमेरिकी बाजार अच्छे खासे गिरे हुए हैं तो रिकवर हो जाए तो मार्केट, वो कहते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा पता नहीं, तो वो वाली चीज़ है। दूसरी तरफ अगर नौकरियाँ कम हो जाए तो भी मार्केट पॉजिटिव हो सकता है कि अच्छा, इसका मतलब ये कि एग्रेसिवली ब्याज दरें ना बढ़ाए। करेक्ट। लेकिन मेरा ये समझना है कि भले ही नौकरी के आंकड़े, रोजगार के आंकड़े इंपॉर्टेंट भले हो, दीप अल्टीमेटली फेड का डिसीजन किस चीज़ पर होना चाहिए और किस चीज़ पर होगा वो इम्पोर्टेंट है। महंगाई, अल्टीमेटली उनको नौकरियां कम ज़्यादा नहीं करनी, उनका फोकस महंगाई कम करने पर है। उस महंगाई कम करने की प्रोसेस में मतलब वो महंगाई का ट्रीटमेंट करने के लिए जो आप दवा देते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि आप साइड इफेक्ट से ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि जो मेन बीमारी वो ठीक हो रही है नहीं हो रही। ऐसा नहीं है, अल्टीमेटली मेन बीमारी जो अमेरिका की है वो महंगाई को कम लाने को लेकर है और फेड ब्याज दरें इसलिए बढ़ा रहा है। सो मेरा ये समझना है कि रोजगार के आंकड़े अच्छे खराब पे एक आध दिन का मार्केट का रिएक्शन हो सकता है और हो सकता है आज फिर से नीचे खुले, नंबर्स को देखकर बाजार रिकवर कर जाए, ओवर सोल्ड हो सकते हैं या बढ़ जाए फिर नीचे आ जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारी समझ के लिए जो हमें मानकर चलना चाहिए वो ये कि अमेरिका में जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी बड़ा डायरेक्शन आपको लेना है और फेड जो लेगा वो इस बात को लेकर रहेगा कि महंगाई कम होती है नहीं, बेरोजगारी के आंकड़े 1 महीने में कम ज़्यादा आ जाएँ, ग्रोथ के आंकड़े कम ज़्यादा आ जाएँ, ये कोई काम के नहीं है। अल्टीमेटली भूत तो महंगाई का एजी से भगाना है। मेरे ख्याल से जब महंगाई के आंकड़े धीमे धीमे नीचे आने वाले, एक पीरियड आया था दीप, आपको याद हो तो जब हम 9% के आसपास की महंगाई से तेजी से घटे थे, उस समय हमने सेलिब्रेशन कर लिया अच्छा खासा था, राइट। उसके बाद अब महंगाई के आंकड़े हो गए स्टेबल। अब मार्च और अप्रैल का महीना जब आ रहा है तो पिछले साल मार्च अप्रैल में ही सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी थी। तो अगर उस बेस इफेक्ट की वजह से इस महीने से अब महंगाई के आंकड़े थोड़े कम होना शुरू हो कि आप 5% के आसपास की रेंज में आ जाएं, फॉर एग्जांपल, जस्ट हाइपोथेटिकली भी नहीं ले पा रहे, नहीं भी बोल तो अगर विश्वास नहीं हो रहा, हाँ विश्वास, तो अगर उसके बाद रिएक्शन आएगा तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो सस्टेनेबल एक्शन बाजार का बनेगा तेजी या मंदी की तरफ, वो महंगाई के आंकड़ों पर बनेगा। और बीच बीच में छोटे मोटे स्टेटमेंट, फेड चेयरमैन के स्टेटमेंट, किसी और फेड के सदस्यों के आंकड़े, कोई रोजगार के, जैसे कल आए थे आज आए हैं, कल प्राइवेट सेक्टर के थे आज वो आपके इनके आ रहे हैं, ओवरऑल आंकड़े आ रहे हैं। तो ये सब चलता रहेगा बीच बीच में और इन पर थोड़ा बहुत मार्केट का रिएक्शन पोजीशनिंग के लिहाज से, मूड माहौल के लिहाज से होता रहेगा। तो ये है आपका पूरा। तो आज के आंकड़े इंपॉर्टेंट सोमवार तक के लिए है ताकि हमें सोमवार का रिएक्शन, लेकिन उसके बियॉन्ड अल्टीमेटली 22 मार्च को जो पॉलिसी आने वाली है फेड की और फेड चेयरमैन साहब की जो कमेंट्री है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, 14 मार्च को अमेरिका के इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। 14 मार्च को अमेरिका के अगले हफ्ते, और फिर 22 मार्च को फेड की पॉलिसी। ठीक है, चलिए अमेरिका का तो हो गया। 14 मार्च क्या डे आ रहा है एक बार जरूर देख, ट्यूसडे है, यानी हमारे यहाँ बुधवार मिडवीक सेशन को होगा। मिडवीक सेशन, ओके ठीक है। अच्छा, ये जो अमेरिका में अब हुआ है, एक दिन के लिए तो सारे बाजारों को हिला दिया है। करेक्ट। अब इसका क्या थोड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हो सकता है? जैसे हमारा रीसेंट एग्जांपल अगर आप अदानी हिंडनबर्ग ले लो, सेम कंपैरिजन नहीं है, बट एक स्टॉक की वजह से, एक ग्रुप की वजह से 3-4 हफ्ते बाजार का मूड माहौल बिगड़ गया था। मेरे ख्याल से वहाँ पर जो प्रॉब्लम ज़्यादा है वो सेक्टर स्पेसिफिक है। हाँ। कि वो कंपनियां जो एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही थी या लैंड कर रही थी रिस्की बिजनेसेस में, उनके लिए समस्या है। एसवीबी के क्राइसिस से आपको संकेत ये मिलता है,
हिंडनबर्ग और इसमें एक बड़ा फर्क है। हिंडनबर्ग में आपको बैलेंस शीट कमज़ोर नज़र आती है या आपको डेट ज़्यादा दिखता है, उस वजह से आप एक शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में जो एसवीबी में हुआ है वो ये है कि जो उनकी लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट है वो बड़े एग्रेसिव है। उन्होंने जिन कंपनियों को पैसा दिया है या जिन कंपनियों में निवेश किया है, और जाहिर सी बात है कि पिछले एक साल भर में स्टार्टअप के वैल्यूएशंस बहुत तेज़ी से घट कर आए हैं, क्योंकि ये है ना, ये बिजनेस क्या है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले बिजनेस है, और इन बिजनेस में पैसा तेजी से तेजी के मार्केट में बनता है। जैसे थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच हुआ, इनके वैल्यूएशन तुरंत से घटना शुरू होते हैं, और जैसे ही वैल्यूएशन घटते हैं आपको उसको बुक्स पे लेना है। बुक्स पे लिया तो आपका नोशनल लॉस आ गया, नोशनल लॉस आपने दिखा दिया। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा लॉस उन्होंने बुक किया हो कि बेच के सब निकल गए तो सोचे से लॉस हो जाए, लेकिन आपको प्रूडेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से अगर मार्क टू मार्केट आप लॉस लेंगे तो वो लॉस के हिसाब से फिर आपको दिक्कत आएगी। तो मेरे ख्याल से वो दिक्कत होगी। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है दीप जो कल हुई है, जिसका जिक्र आजकल कोई करता नहीं है, आउट ऑफ फैशन, क्रिप्टो 9% कल बिटकॉइन घटा है। एक बड़ा क्रिप्टो लेंडर है जिसने मतलब कंपनी बंद करने की घोषणा कर दी है, दिवालिया घोषित करके कंपनी बंद कर रहे हैं वो। 22% उनका स्टॉक। मुझे याद है कुछ समय तो नहीं, काफ़ी समय हो गया, उससे पहले जब क्रिप्टो को पे नियम आए थे हमारे देश में, और जब कहा भी गया था कि इसे हम लीगल नहीं मान रहे, तब मैंने डीएनए में शो किया था। तब मुझे अच्छे से याद है 48,000 के आसपास, 50,000 के आसपास बिटकॉइन चलता था। तो मुझे पूछा भी था कि क्या करना चाहिए, मैंने कहा बेच देना चाहिए, अपना भी बेचना चाहिए, या यार दोस्तों का, रिश्तेदारों का भी बिकवाइए, पास पड़ोसों का भी बिकवाइए, जिन जिन का आप बेच सकते हैं बेचिए। आज देखिए बिटकॉइन का प्राइस लेकर आइए आज। मतलब कई बार क्या होता है कि, और उसमें मुझे पता है कि जब भी हम बिटकॉइन के बारे में या क्रिप्टो के बारे में ये कहते थे कि भाई रिस्की है, नुकसान हो सकता है, तो आजकल की यंग जनरेशन है बड़ा मजाक उड़ाती है। काफी ट्रोलिंग हुई थी, गुस्सा हुए थे लोग, बहुत सारे लोग गुस्सा हुए थे। कोई लोग तो ऐसे, अरे अंकल आपको क्या पता है पुराने ज़माने के ख्याल है, ओल्ड जनरेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपको क्या पता है। ठीक है, हम भी सुन के लेते हैं, ठीक है भाई, हो सकता है कई बार ऐसा तो है नहीं कि सारा ज्ञान अपने ही पास में, हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अनुभव तो है। बिल्कुल ज्ञान कम ज़्यादा होने की तो बात हो सकती है, ज्ञान तो 20 साल के बच्चे में हमसे कहीं ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई सवाल नहीं है, उसमें तो किसी का कोई वो एकाधिकार है नहीं। कई बार क्या होता है कि जब हम निवेश करते हैं, हमने इतने 50 सालों से देखा है कि किस तरह की चीज़ें निवेश में परफेक्ट होती है, किस तरह की चीज़ें हाई रिस्क होती है। बिल्कुल। सो वो वाली चीज़ें, तो इसलिए कई बार क्या होता है क्या, और मैं तो हमेशा से यही कहता था कि जिन लोगों को लगाना है वो उतना ही लगाए पैसा कि ज़ीरो हो जाए तो तकलीफ ना हो, और उस प्रोसेस में आपका पैसा बन गया तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली। तो और जो सबसे बड़ा डेंट हुआ है दीप, सवाल ये नहीं कि किसी भी एसेट क्लास का दाम कम या ज़्यादा हो सकता है। हमारा निफ्टी भी 12,000 से 7,500 आ सकता है कुछ ही हफ्तों में। ऐसा नहीं कि इक्विटी मार्केट सेफ और कभी गिरेगा नहीं, गिरता नहीं, पहले भी गिरा, आगे भी कई बार गिरेगा। लेकिन बात यह है कि आपका फिर भी वहाँ कंफर्ट और कॉन्फिडेंस रहता है कि ये वापस ऊपर होगा। अब ग्रेजुअली पिछले 1.5 साल में क्रिप्टो के साथ जो एक बड़ा दिक्कत वाला मामला हो रहा है वो ये कि लोगों में अब वो खुद ही, जो पहले लोगों में कॉन्फिडेंस था ना, किसी भी भाव में ले लो वापस बढ़ जाएगा, अब वो कॉन्फिडेंस जा रहा है। जो किसी भी एसेट क्लास के लिए अच्छा नहीं होता, कि जब अगर इन्वेस्टर ये कॉन्फिडेंस लूज करने लगे कि नहीं यार पता नहीं भाव वापस आएंगे नहीं आएंगे, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो वो उसका इंटरेस्ट खत्म करता हुआ दिखता है। सो आई थिंक, और दिक्कत की बात ये है कि हिंदुस्तान में काफ़ी यंग लोगों ने क्रिप्टो में पैसा लगाया है। ऑन एन एवरेज जो क्रिप्टो इन्वेस्टर की उम्र है 22-23 साल है, ऑन एन एवरेज 10-12 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग, 65% पैसा टियर 3 टियर 4 सिटीज़ से आया है। यस। तो ये 10-10, 20-20 हज़ार रुपये का नुकसान बड़ा मीठा नुकसान होता, पता नहीं चलता, लेकिन कम्युनिटी अगर आप देखें तो कितने बिलियन डॉलर्स हमारे उड़ गए हैं। तो इसलिए ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कहने सुनने से नहीं होता, अनुभव करने से ही ज्ञान मिलता है। बिल्कुल। सो आई एम श्योर कुछ लोग सीखेंगे, सीखना भी चाहिए। नहीं तो 23 नवंबर 2021 को आपने वो किया था। 23 नवंबर 2021, नवंबर दिसंबर, और ओके, करीबन 1.5 साल। ओके, तभी सरकार ने फिर वो कहा था कि रेगुलेशन आएंगे, फिर हमने एक शो भी इस पे किया था, शो भी किया था, निकल कर गया। तो कभी ठीक है, सही भी होता है, गलत भी होता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा सा सावधानी रखने की आपको ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। तो बुरा हाल हो चुका है बाजार का, और इसका हम पे कितना असर आएगा, क्योंकि कल 3 दिन की तेज़ी पर ब्रेक लगा। चलिए एक लिहाज से तो वीकली एक्सपायरी भी थी,
बट इंपॉर्टेंट लेवल्स कल उसके थोड़ा नीचे बंद हुए एंड मोर इम्पोर्टेंटली आज सुबह जो इतना बड़ा गैप डाउन दिख रहा है ये कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है? इम्पैक्ट तो करेगा दीप, क्योंकि हमारे पास अपने ज़्यादा ट्रिगर है नहीं, और अगर हमारे पास अपने ट्रिगर नहीं तो हमें तो ग्लोबल ट्रिगर्स पे ही ट्रेड करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि 17,250 350 की सपोर्ट रेंज से आप 17,800 तक पहुंचे, तो एक थोड़ा कुशन कंफर्ट बन गया कि आपके लिए रेंज तुरंत तोड़ने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, यही आप 17,400 के आसपास हो, 17,350 के आसपास हो तो रिस्क बढ़ जाती है। सो हो ये सकता है कि आप ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे के आसपास फिर से पहुंचे, और वहां पर मेरा फिर से जो कल का स्टेटमेंट है वो मैं आज भी रखूंगा, एक दिन में बदलूंगा नहीं। और मेरा ये मानना है कि शायद 22 मार्च के पहले तक हम हो सकता है कि 17,250 17,350 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो ना तोड़े। उसके पहले 14 मार्च को महंगाई के आंकड़े वहां तक काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। सो आई थिंक 14 मार्च में बचा क्या है, आज होगी आपकी 10 तारीख, 11-12 आप छुट्टी करेंगे। यस, थोड़ी टेंशन फ्री हो जाए बस इतना ही। सो आई थिंक उस हिसाब से देखेंगे तो अपने सिंपल फॉर्मूला एक ही लेके चलना है दीप, और वो ये कि 17,250 17,350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक वो होल्ड कर रहे हैं ठीक है। 39,600 39,900 बैंक निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो अभी भी थोड़ा दूर है, वो जब तक होल्ड कर रहे हैं ठीक है। और ऊपर में 17,800 850 आपकी रुकावट की रेंज है, और बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ जो है वो 41,700 42,000 की रेंज है। तो जब तक इस रेंज में है तब तक ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा रेंज के लोअर एंड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। कल और आज में, परसों और आज में एक ही फर्क है, परसों तक बाय ऑन डिप्स का मूड बन रहा था कि दम लगा के ले सकते, 3 दिन तक अच्छी मजबूत क्लोजिंग होने के बाद कल पहला थोड़ा सा झटका लगा, 17,600 के आसपास हम बंद हुए। आज निर्णायक रूप पे हो सकता है 17,600 के नीचे आज बंद हो ही जाएंगे, चांस तो पूरे नहीं है। तो फिर थोड़ा सा लोग खरीदारी से हाथ खींचेंगे इस तरह के। इसीलिए कल एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी दीप, जो कल ट्वीट डाला था कि न बुल मार्केट है न बेयर मार्केट है, ये कैंगारू मार्केट है। आप देख लीजिए जिस तरह से 3 दिन ऊपर 3 दिन नीचे, जिस तरह की उछाल, जितना आप 2-3 दिन में बनाओ उतना 2-3 दिन में वापस चला जाए। तो ये थोड़ा सा रिस्की मार्केट है, रहेगा ऐसे ही। लेवल्स पर नज़र रखें, जब तक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं तोड़ रहा है तब तक आप ठीक है, रेंज बाउंड है, फ्रेश कमजोरी नहीं है। तो 17,800 के ऊपर बंद होना शुरू होगा तो हम और मजबूत हो जाएंगे, 17,300 के नीचे बंद होना शुरू होगा तो हम और ख़राब हो जाएंगे। तब तक हम इसी रेंज में ट्रेड करेंगे, इस पर आपको करना है फोकस जी। गॉट इट सर। तो चलिए ये है आपके लिए मूड माहौल अब बिगड़ रहा है, अब क्या नई रेंज इंपॉर्टेंट होती है और आज का डेटा क्या कह रहा है ये बताएं सर। पहले तो सेटअप समझा दें। फिर सेटअप के लिहाज से ग्लोबल संकेत तो नेगेटिव है ही, कोई दिक्कत तो और खराब है कुछ एक ऐड थर्ड क्लास मे बी कलर को थोड़ा और डीप रेड कर दें, थर्ड क्लास वैसे ही ठीक है। एफआईस नेगेटिव है, घरेलू फंड्स न्यूट्रल है, वायदा कारोबार न्यूट्रल है, सेंटीमेंट नेगेटिव हो चुका है, ट्रेंड अभी तक न्यूट्रल है, कल ही न्यूट्रल किया था, आज फिर से अभी तक तो न्यूट्रल है। आज की क्लोजिंग देखते हैं, एक भी पॉजिटिव संकेत आज नहीं है, ये दिक्कत की बात है। बिल्कुल सर। निफ्टी 17,425 17,465 पहला सपोर्ट जोन है, और उसके नीचे 17,300 350 खरीदारी के लिए अच्छी जगह बनेगी। यहाँ पर आए तो एक बार शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी करने का आप सोच सकते हैं। ऊपर की तरफ 17,575 17,650 पहला सप्लाई जोन है, यही पार होना मुश्किल होगा, और अगर गलती से हो गए तो ऊपर की तरफ आपके लिए जो 17,675 17,750 की रेंज होगी, जहाँ पर आपको करना है फोकस बिकवाली के लिहाज से। बैंक निफ्टी 40,750 40,875 बैंक निफ्टी में लेवल निकालने में बड़ी समस्या आई दीप, मुश्किल से बना, क्योंकि मिल नहीं रहे ढंग से। जो ढंग के 2 सपोर्ट लेवल है, ऑनेस्टली बताऊं तो 40,600 40,700 के पहले कोई अच्छा सपोर्ट नहीं है, क्योंकि आप खुलेंगे 41,000 या इसके नीचे, राइट। उसके बाद सीधा 40,600 40,700 एक अच्छा सपोर्ट आता है, और बाद में 40,250 40,375 की रेंज आती है, जो कि लगभग 1000 पॉइंट नीचे हो जाती है। तो अब 1000 पॉइंट नीचे की देने की भी मेरी हिम्मत है नहीं, ठीक है, ऑनेस्टली नहीं है। हाँ, सो मेरे हिसाब से एक बार मैंने ये दिया है, पर लो कॉन्फिडेंस वाले लेवल, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लो कॉन्फिडेंस वाले 40,750 40,875 ये आपका पहला सपोर्ट जोन हो गया। इसके नीचे 40,525 40,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कर सकते हैं इसको। बैंक निफ्टी के लिए हायर साइड पर 41,250 41,350 रुकावट का काम करेगा, पार निकल कर टिके तो 41,500 से 41,650 स्ट्रॉन्ग बिकवाली की जगह अब आपके लिए बनकर आएगी। ठीक है सर, गॉट इट। कल की बिकवाली में पुट कॉल रेशियो एफआईएस की पोजीशनिंग दोनों ही कम हो गए।
20% आए हैं, अच्छी बात ही है। पुटकॉल रेशियो वीकली एक्सपायरी खत्म और लग ही रहा था कि हायर साइड पर पुटकॉल रेशियो आपने थोड़ा कल हल्का कॉशन होना किया था इस पे। थोड़ा होना जरूरी है। हो गया, थोड़ा ही किया था, ज़्यादा नहीं किया। ज़्यादा किया होता तो ज़्यादा अच्छा था, इतना गिर गए ना, तो ज़्यादा क्वेश्चन कर लेना चाहिए था, ऐसा लगा मुझे अब। क्योंकि एक्चुअली 3 दिन की तेज़ी के बाद एकदम से मूड बदलना आपके लिए मुश्किल काम होता है, और मार्केट का टेक्सचर स्ट्रेंथ जो स्क्रीन दिखा रही है, अब आज लिटमस टेस्ट है। पहले देखो तेजी के मार्केट में क्या होता है, ग्लोबल मार्केट की पहली गैप डाउन ओपनिंग को आप पचा जाते हो। आज दूसरी गैप डाउन ओपनिंग है, आज कर पाएंगे कि नहीं। और अब आज आपके पास वो 2-3 दिनों का तेजी का माहौल नहीं रहा, कल की कमजोरी का माहौल है। सो आज का ट्रेडिंग सेशन उस लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकत है कि नहीं है। मूड तो ताकत का दिख नहीं रहा देखो, लेकिन बाकी देखते हैं अगर निचले स्तरों से सपोर्ट आता है नहीं। 17,400 अब आपके लिए इंट्राडे के लिए और क्लोजिंग बेसिस दोनों पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। वैसे तो इंट्राडे स्टॉप लॉस आपका 17,575 का था, कल भी उसी के आसपास से घुमा, आज भी 17,550 575 ही होना चाहिए, उसके तो नीचे ही खुलेगा। तो जिन्होंने BTST ट्रेड किया उनको तो एग्जिट कर देना चाहिए, लेकिन जिन्होंने क्लोजिंग बेसिस पे, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 17,400 रख लो या 17,300 रख लो। 17,400 ठीक है मेरे हिसाब से, ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस 41,000, इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो थैंक यू कर लीजिए। 40,700 के नीचे अगर आज बंद होता है ये, तो आपको स्टॉप लॉस फिगर कर लेना चाहिए। जिसको छोटा स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग पे, वो 41,000 का भी रख सकता है। गॉट इट सर। शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस एक ही 17,800, इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा सा दूर है, वही रखें, और बाद में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 17,650 पर ले आएंगे। बैंक निफ्टी पे 41,700 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा। गॉट इट। नई पोजीशन सर। बेचना है निफ्टी 17,650 के स्टॉप लॉस के साथ, 17,525 17,502 छोटे टारगेट है, 17,465 17,425 दो मीडियम टारगेट है, 17,350 325 और 300 तक के फाइनल टारगेट के लिए आपको करनी है बिक वाली। जो लोग खरीदना चाहते हैं 17,350 से 17,425 की रेंज में अगर ठीक लगे, आपका मन करे, हिम्मत हो, पैसे हों और बाकी सब चीज़ें ठीक ठाक लगनी है और उम्मीद हो सबसे ज़्यादा, तो उस रेंज में खरीद सकते हैं। और ख़रीदने के लिए 350 से 425 की रेंज है। 17,250 जो इस पूरे फॉल में हमने लो बनाया है 28 फरवरी को, वो आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। टारगेट जो बनेंगे 17,465, 502 छोटे टारगेट, 550 575 और 600 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। 5 टारगेट बहुत है, इतने आ जाए तो भी बड़ी बात है। करेक्ट सर। ठीक है। बैंक निफ्टी बेचना है 41,700 के स्टॉप लॉस के साथ। 2-3 दिन से हम इसी लेवल को पार करने में मुश्किल देख रहे हैं, लेकिन हम स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे खींच कर ला रहे हैं। 41,500 भी काफ़ी होगा। 41,500 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट होगा 41,000 का है। 41,100 पहला लेवल है दीप, जो इस हफ्ते का लो है, लेकिन आई थिंक उससे नीचे ही खुलेंगे। तो 41,000 40,900 दो छोटे टारगेट है। 40,775 40,700 और 40,603 मीडियम टारगेट है। इसके नीचे के दिखते नहीं है वैसे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए 40,525 40,400 तक के टारगेट आपके लिए बनकर आते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो चलिए अभी 40,000 की रेंज अभी इंटैक्ट है, वहाँ पर परेशानी है। आज देखते हैं क्या इम्पैक्ट। 41,000 की जा रही है, टेंशन तो वो है। 40 की तो ठीक है दीप, 41 की जा रही है आज रेंज। तनाव वहाँ पर है, हो सकता है, क्योंकि अपने कितना 1 2 3 4 दिन 41,000 के ऊपर बंद हुए हैं, अब जाके वापस 41,000 के नीचे। खरीदने के लिए क्या खरीदना है आज? रहने दे आज के लिए। नहीं, ले सकते हैं, जिनको लेना है उनको लेना भी है, ऐसा नहीं है। लेवल दोनों तरह के हैं और ये रेंज ठीक है, जहाँ एक चांस आप ले सकते हैं 40,600 से 40,700 की रेंज में, और स्टॉप लॉस भी रीजनेबल आ रहा है। 40,500 का स्टॉप लॉस आ रहा है, या ये स्टॉप लॉस लगा कर खरीदिए। 40,775 और 875 दो छोटे टारगेट हैं। 41,000 41,102 मीडियम टारगेट, 41,250 तक के बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करने की राह है। गॉट इट। तो ये हैं सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के। ऑफ कोर्स बड़ा गैप डाउन है, उसके बाद कैसे समझते हैं ये जरूरी रहेगा। बैन लिस्ट भी डबल हो गई है। बलरामपुर को कंपनी देने के लिए GNFC भी बैन में आ गया है। तो 2 स्टॉक्स हैं आज वायदा कारोबार के बैन में, बलरामपुर चीनी और साथ ही GNFC। अच्छा, थोड़ा डेटा समझाएं सर। FIs की तरफ से कल थोड़ी सी बिकवाली देखिए, 4 दिन की खरीदारी का ट्रेंड कल रुकते हुए दिखा। 2 ब्लॉक डील थी कल, गोकुलदास और होम फर्स्ट का, उसमें 700-800 करोड़ की टोटल ब्लॉक डील की साइज थी। तो कितना एडजस्टमेंट होगा पता नहीं, लेकिन कितना भी हो फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 562 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली FIs की है। बिकवाली छोटा आंकड़ा है, बहुत बड़ा नहीं, ऐसे चिंता की बात नहीं लगती है। तो फिर अगर 165 पॉइंट निफ्टी नीचे घटा है, 320 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे घटा है, तो वो आंकड़े आपके वायदा कारोबार में 2250 करोड़ के इंडेक्स बेच डाले इन्होंने दबाकर एक ही दिन में।
और 2400 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। एक चीज़ दीप जो दिख रही है वो ये, आपको याद होगा 3 दिन पहले हम बात भी कर रहे थे कि एफआईएस की खरीदारी मजबूती की है या मजबूरी की है। तो जब ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती उन्हें नजर आती तो वो शॉर्ट काटते हैं, और ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी का पहला संकेत आते ही वापस से उन्होंने इंडेक्स बेच डाले। आप देखो तो इंडेक्स 2250 करोड़ के बेचे हैं, स्टॉक्स 2400 करोड़ के बेचे हैं। तो बिकवाली का आंकड़ा बड़ा है कल का, और साथ ही कैश में भी बिकवाली। तो अब नई चिंता ग्लोबल के साथ एफआईएस की बिकवाली वापस शुरू होना भी है। दोनों चीज़ों की चिंता है आपको, ये है। रहा सवाल वायदा करो, लोकल फंड का 42 करोड़ की छोटी खरीदारी, कोई खास उन्होंने कुछ किया नहीं है, न्यूट्रल है। आंकड़ों में कोई खास ऐसा बड़ा है नहीं, नई सीरीज की शुरुआत है वीकली। एक 17,700 जरूर आपके लिए कॉल ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 65 लाख शेयरों का है। तो हम तो 17,700 की बात भी नहीं कर रहे हैं आज की, हमें जाना भी है उधर। 17,600 ही रहे आ जाए तो बड़ी बात है गैप से खुलने के बाद। सो बस बाकी डेटा बैंक निफ्टी के तो बहुत ही छोटे हैं, वही हमारा नॉट वर्थ डिस्कस। ठीक है, ओके चलिए, ये है आपके लिए आज का पूरा सेटअप। एंड ऑफ कोर्स तैयारी है, 160 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है। आधा घंटा बचा है प्री ओपन सेशन के लिए। आइए जान लेते हैं आज खबरों के दम पर कहाँ पर रिएक्शन आ सकता है। वरुण, अरमान और साथ ही आशीष हमारे साथ है तैयार। मॉर्निंग वरुण, ट्रिगर्स और खबरों से करते हैं शुरुआत। मॉर्निंग दीप, तो ट्रिगर्स में सबसे पहले तो आईआईपी नंबर्स आने वाले हैं, यहाँ पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। इसके अलावा 3 कंपनियों की बोर्ड की बैठक है। एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, दूसरे इंटरिम डिविडेंड पे विचार करेंगे, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज अंतरिम डिविडेंड पे विचार करेंगे, और अजंता फार्मा बायबैक प्रस्ताव पे विचार करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप नज़र रखेगा। केपरी ग्लोबल राइट इशू जो है आज बंद होने वाला है। 27 तारीख को खुला था, यानी कि 27 फेब को खुला था। 475 रुपीज़ का प्राइस था। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ कंपनी आज से एक्सचेंजेस से डिलिस्ट हो जाने वाली है, क्योंकि इसको एक्वायर किया था रिलायंस ने। इसके अलावा इक्विटा स्मॉल फाइनेंस पे नज़र रखेगा। करीब 79 करोड़ इक्विटी शेयर जो है वो आज से लिस्ट होंगे, क्योंकि इक्विटास होल्डिंग और इक्विटास बैंक का जो मर्जर हुआ था उसके चलते नए शेयर्स लिस्ट होने वाले हैं। ग्लोबली यूके का Q4 जीडीपी नंबर्स आने वाले हैं। यूएस का जॉब डेटा आने वाला है फरवरी का, तो इस पर नज़र रखेगा। इसके अलावा खबरों के चलते टाटा मोटर्स पे आपकी खास नज़र होनी चाहिए, क्योंकि सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजीज जो है उन्होंने IPO के लिए DRHP फाइल कर दिया है। OFS के माध्यम से 9.57 करोड़ शेयर जो है बेचे जाएंगे, जिसमें टाटा मोटर्स जो है 8.11 करोड़ शेयर जो है उनको बेचने वाला है। तो इसके चलते टाटा मोटर्स पे खास नज़र रखना है। एविएशन स्टॉक, क्योंकि महाराष्ट्र में ATF पे टैक्स जो है या फिर वैट जो है उसको घटा दिया गया है, 25% घटा के 18% कर दिया गया है। और राज्य सरकार ने शिरडी, संभाजी नगर, बारामती, नागपुर में एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। शिरडी, संभाजी नगर, बारामती, नागपुर, अच्छा, यहाँ पे एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए। शिरडी में तो है ही ऑलरेडी, बारामती में भी है, सॉरी नागपुर में भी है। बारामती का आई एम नॉट श्योर, शायद मेरे ख्याल से उड़ान स्कीम में है वहाँ पर भी। और संभाजी नगर तो ये हो गया ना अपना औरंगाबाद जो पहला था, हाँ जो पहला नाम था, वहाँ पे भी, वहाँ पे तो है ही। आई थिंक एक्सपेंशन डेवलपमेंट 100 करोड़ में एयरपोर्ट। मुझे लगा आप 4 नए खोलने के चक्कर में। 100 करोड़ में एक ना खुले, 4 कहाँ से खुलेंगे? छोटा मोटा खुल जाए इसमें, ठीक है। तो ऐसे कहाँ 100 करोड़, आजकल तो 100 करोड़ में फ्लैट बिक रहे हैं। हाँ, आज भी खबरें मैंने पढ़ी हैं, 100 करोड़ 127 गेंद वाले हमारे भानु चोपड़ा साहब, उनका नाम आ रहा है, पता नहीं सही है गलत है, हमने भी मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा है कि उन्होंने 125 करोड़ में गोल्फ लिंक में खरीदा है जी, बंगलो, प्रीमियम प्रॉपर्टी। जी। तो महाराष्ट्र बजट में और भी ऐलान हुए हैं, जिसमें थाने, नासिक, पिंपरी चिंचवड में जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो जाहिर सी बात है L&T, BMS, Siemens, ABB ये जो मेट्रो का काम करती है उन पे आप नज़र रखेगा। इसके अलावा शक्ति पंप, किर्लोस्कर ब्रदर्स, एस्टेल, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे भी नज़र रखेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में हर घर जल के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये महाराष्ट्र बजट से रिलेटेड खबरें थी। इसके अलावा IRB इंफ्रा यहाँ नज़र रखिएगा, क्योंकि फरवरी में टोल कलेक्शन जो है उसमें करीब 26.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज पे नज़र रखेगा, क्योंकि इन दोनों को मर्जर के लिए BSE और NSE से अनुमति मिल चुकी है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी खबरें। मॉर्निंग अरमान, बताएं आपके पास कौन सी खबरें आज? जी, कई सारे ऑर्डर्स विन से, जहाँ पे अगर आप देखेंगे PNC इंफ्राटेक, यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे इनको लगभग 2000 करोड़ के 2 हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जो है ये L1 बीडर जो है वो घोषित हुए हैं। NBCC इंडिया पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक कैंपस के निर्माण, IFT का जो है कैंपस निर्माण के लिए इनको 230 करोड़ का जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। ड्रेडजिंग कॉप, यहाँ पर अगर आप देखेंगे दक्षिणी नौसेना कमांड कोची से इनको लगभग 65 करोड़ के आसपास का जो है ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। पिरामल इंटरप्राइजेस,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिपोर्ट से कि अगर आप पिरामल कैपिटल ने DHFL के लगभग 5,500 करोड़ के जो NPA को बेचने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। गोदरेज एग्रोवेट्स, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो कंपनी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ MOU साइन किया है। MOU इसलिए करा है कि अगर आप जो पाम ऑयल का जो कारोबार है वहाँ पे 100 करोड़ का जो है निवेश करेगी, इसके चलते जो है उन्होंने MOU किया है। प्रमोटर्स और फंड एक्शंस की बात करें तो वहाँ पर अगर आप बात करेंगे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, जो कि अगर आप प्रमोटर्स ने लगभग अगर आप देखेंगे 9.9% जो हिस्सेदारी है वो बेची है। जो क्लियर वेल्थ कंसल्टेंसी है उन्होंने लगभग हिस्सेदारी बेची है। और बायर्स के नाम में अगर आप देखेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ जिन्होंने 0.9% हिस्सेदारी खरीदी है। गोल्डमैन सैच यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने 0.8% और अशोका इंडिया की बात करेंगे उन्होंने 0.4% जो है हिस्सेदारी खरीदी है। और अंत में बात करें होम फर्स्ट फाइनेंस की तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेसिमर इंडिया कैपिटल ने लगभग 7.8% जो कि लगभग 68 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं। और अगर बायर्स की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर फिडिलिटी फंड्स हैं जिसने लगभग 0.6% हिस्सेदारी खरीदी है। और नोमुरा ट्रस्ट की बात करेंगे उन्होंने भी लगभग 0.8% हिस्सेदारी खरीदी। ओके, तो बड़ी ब्लॉक डील्स रोज ही हो रही हैं, कल की डिटेल्स भी आपके सामने हैं। आइए आज जानते हैं ब्रोकरेजेस की कहाँ पर है नजर FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए भारतीय एयरटेल, जहां पर कल भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई थी, आज भी जेफरीज की तरफ से डबल अपग्रेड आ गया है। पहले होल्ड की राय थी, अब ये सीधे तौर पर खरीदारी की राय दे रहे। लक्ष्य 850 से बढ़ाकर 900 कर दिया है। 773 की क्लोजिंग है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने ये हाईलाइट किए कि मार्केट शेयर यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। आगे जाके टैरिफ में बढ़ने की जो राह है वो भी आसान नजर आ रही है। और स्टॉक में अगर आप देखें तो नवंबर के बाद से अब तक करीब करीब 13% की गिरावट आ गई है, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया है, जिसके चलते रेटिंग भी बढ़ाई है, टारगेट प्राइस भी बढ़ा है। इसके अलावा MGL ये भी रडार पर रखिएगा। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर मैनेजमेंट कॉल हुआ है, इन्होंने जो अधिग्रहण किया था हाल ही में, इसी के बाद रिपोर्ट्स आई है। 997 की क्लोजिंग, 1040 का लक्ष्य JP मॉर्गन दे रहे हैं। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1030 से बढ़ाकर 1140 कर दिया है। लेकिन जेफरीज अपने व्यू को बदलने के लिए तैयार नहीं है, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया 930 रुपए का। JSW स्टील पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 680 की क्लोजिंग, काफी नीचे 545 का टारगेट दे रहे हैं। हमारे की डिमांड थोड़ी सी म्यूटेड है, एक्सपोर्ट मार्केट भी डल है, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल CLSE की तरफ से आ गया है डाउनग्रेड। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य में कटौती की है, 385 से घटाकर 350। हालांकि अभी भी करंट मार्केट प्राइस से 50 रुपए ऊंचे का लक्ष्य दे रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर HSBC की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 2461 की क्लोजिंग, 3050 रुपए का लक्ष्य। टाइटन पर HSBC खरीदारी की राय दे रहे हैं, 2368 की क्लोजिंग, 3350 का टारगेट। और अंत में पार ग्रिड, यहाँ पर JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 226 की क्लोजिंग, 255 का टारगेट दिया है। ओके, तो ये है आपके सारे के सारे रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज एक्शन। तो बढ़िया रिपोर्ट में एक भारतीय एयरटेल मानी जा सकती है, राइट? बेस्ट रिपोर्ट आज की भारतीय एयरटेल की है। बाकी ठीक ठाक सी हैं। HSBC की टाइटन पे भी टारगेट अच्छे हैं, लेकिन पुरानी रिपोर्ट ही जो फिर से आई 3350 के टारगेट के साथ। और छोटे छोटे अपग्रेड महानगर गैस पर हैं, छोटे मोटे आते हुए सिटी और नोमुरा की तरफ से। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार और आइए उनसे करते हैं मुलाकात। वक्त है पिक ऑफ द डे का। तैयार है कुणाल जी, राकेश जी, सिद्धार्थ जी और हिमांशु जी। लेकिन आज मेरा मन ये हो रहा है कि कुणाल जी राकेश जी से शुरुआत न करो। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, आप शुरुआत कीजिए। तैयार तो है ना? कहीं ऐसा नहीं कि आप मेरा नंबर बाद में आएगा, मैंने स्टॉक अभी तक डिसाइड नहीं किया ऐसा? नहीं जी, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। गुड मॉर्निंग आपको सभी को। हाँ, बंसल जी ने हाथ करेगा। बंसल जी पहले हिमांशु जी को बोलने दूं या पहले आप बोलेंगे कुछ? अरे अनिल जी, मुझे तो रिग्रेट हो रहा है। पहले तो गुड मॉर्निंग अनिल जी, कि कुछ और मांग लिया होता अनिल जी आज तो शायद। मैं तो ये चाह रहा था आज आप उससे शुरुआत ना करें अनिल जी। अच्छा, तो कुछ और मांग लिया होता तो अनिल जी वो ज्यादा बेहतर होता अनिल जी। हे भगवान, मतलब आपसे शुरुआत न करें ये सोचा था। चलिए, अब तो मैं शुरुआत कर ही चुका हूँ। जी बताएं हिमांशु जी। जी अनिल जी, अनिल जी देखिए, कल की गिरावट के बाद आज के गैप डाउन के साथ मुझे लगता है कि बिकवाली के ट्रेड में तो रिस्क रिवॉर्ड कोई खास फेवरेबल नहीं बैठेगा, तो खरीदारी के लिए आइडिया ढूंढा है थोड़ा सा, हालांकि हिम्मत का काम है। कैश सेगमेंट का स्टॉक है उषा मार्टिन,
जो कि पहले भी मेरी काफी पसंद रहा है और कल एक रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग स्टॉक में देखने को मिली है। मुझे लगता है यहाँ पर शुरुआती गिरावट में खरीदारी करके चला जा सकता है। कल का क्लोज है 209 रुपए 60 पैसे का। 205 207 के आसपास मिलता है, खरीदारी करें। 200 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है कि जिस तरह की स्ट्रेंथ ये स्टॉक दिखाता नजर आ रहा है, 220 से 225 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो उषा मार्टिन मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे। उषा मार्टिन ये है पिक ऑफ द डे आपके लिए खरीदारी करने की राय। जी बंसल जी, अब आप बताइए और क्या क्या मांगना चाहते थे जो आपने सोचा नहीं कि मेरी मुराद पूरी हो जाएगी तो मैं मांग लूँ, और ऐसी कौन सी मुराद है जो आपकी पूरी होगी? देखिए अनिल जी, मेरा तो है नोटा, तो मैं चाह रहा था कि आप मुझसे शुरुआत ना करें, क्योंकि मैं शुरुआत में नोटा बोलूंगा तो आप पहले से अनिल जी, मंडे से अनिल जी काम के मूड में नहीं है, वीकेंड भी आने वाला है, तो आप तो पूरे महीने भर की छुट्टी माफ कर देंगे अनिल जी मेरी। मेरा अनिल जी है नीट क्लीन क्लियर नोटा है, तो और काफी टाइम से अनिल जी यूज भी नहीं करा मैंने नोटा, तो आज भी यूज कर रहा हूँ अनिल जी उसका। ओके, तो कुणाल बंसल जी का है आज आपके लिए नोटा। और आइए तब तक एक बार जरा सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, एक तो पहले सिद्धार्थ जी आपकी टी शर्ट का कलर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम फ्रेश, मतलब वो लेमन येलो, क्या बोलेंगे? हाँ, लेमन येलो। लेमन, मैं आज के कलर सीख रहा हूँ एक्चुअली, आई एम गुड। लेमन येलो ये सिद्धार्थ जी कौन सा कलर है? जी बिल्कुल अनिल जी, ये लेमन येलो ही है। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, और बहुत बहुत धन्यवाद टी शर्ट के कलर पे अप्रिसिएशन के लिए। बट अनिल जी, ये कोई कलर तो समझ में नहीं आता है तो उसको इंग्लिश कलर बोल देते हैं, ये आपसे मैंने सीखा है। तो आज जो पिक ऑफ द डे है, जैसे टी शर्ट का कलर बहुत रंग बिरंगी है, वैसा ही पिक ऑफ द डे भी है, और वो है बर्जर पेंट्स। डेकोरेटिव पेंट्स की कंपनी बर्जर पेंट सेकंड बिगेस्ट पेंट कंपनी है आज देश की, बर्जर पेंट्स। वॉल्यूम के गाइडेंस के लिहाज से मैनेजमेंट कहती है कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हो सकता है चौथी तिमाही में और आने वाले साल में, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट शेयर भी इंप्रूव करने की योजना है, 20% पे पहुंचने की योजना है 18% से। तो बर्जर पेंट मुझे अच्छा लग रहा है आज। 600 रुपए का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 621 रुपए का। ओके, 621 के टारगेट के लिए करें खरीदारी बर्जर पेंट्स में, ये है राय आपके लिए। और जरा सिद्धार्थ जी बता सकते हैं ये जो बंसल जी ने पहना है उस इंग्लिश कलर का नाम क्या है? अनिल जी, शायद मुझे बरगेंडी या थोड़ा सा बेबी पिंक जैसा दिख रहा है। बेबी पिंक तो दीप का है। हाँ, बेबी पिंक इधर है, देखो दीप का, ये तो बाबा पिंक है। बंसल जी, आपको दुकान वाले ने क्या कलर बोल के बेचा है ये वाला? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मुझे अनिल जी डिप्रेशन हो जाएगा। आप अनिल जी जिस तरीके से कलर्स के नाम ले रहे हैं, वो लेमन येलो, लेमन ग्रीन, बेबी पिंक, अनिल जी आप मत लीजिए अनिल जी। ये कुणाल जी दीप लेते हैं तो अनिल जी मेरे को डाइजेस्ट हो जाता है। आप अनिल जी ले रहे हैं, मुझे दिक्कत हो रही है अनिल जी। ओके, आप प्लीज ये सब दीप के लिए छोड़ दीजिए, और इधर कुणाल जी हैं ये सब चीज करने के लिए अनिल जी। चलिए, आपके ऊपर अनिल जी दूसरी जिम्मेवारी है, आपको रिटेल निवेशक को जागरूक करना है अनिल जी, पेनी स्टॉक से बचाना है। आप ये कलर के चक्कर में पड़ेंगे तो रिटेल निवेशक का क्या होगा? चलिए बढ़िया है। बंसल जी को पता नहीं है, पूरी बात का मतलब ये है कि बंसल जी को नहीं पता उनकी टी शर्ट का कलर कौन सा है। आइए कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, अपने बड़े भाई राकेश बंसल जी के कदम चिन्ह पर चलते हुए अनिल जी मेरा भी सहर्ष नोटा स्वीकार करें। और अनिल जी, उन्होंने इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं दिया, उन्होंने केवल ये कह दिया कि नोटा है आज उनका, क्योंकि उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया बहुत दिन से। लेकिन अनिल जी ये ठीक नहीं है, नोटा इस्तेमाल करें तो उसके पीछे लॉजिक देना चाहिए। तो अनिल जी लॉजिक ये है कि बाजार खुलेगा नीचे, अगर बिकवाली की कॉल दी जाए तो वो ऑलरेडी काफी नीचे खुलेगी, और खरीदारी के लिए कोई संकेत चार्ट पर नहीं है। तो अनिल जी मैं तर्क संगत बात कर रहा हूं, और इसीलिए मेरा नोटा आपको स्वीकार करना होगा। ये तर्क नहीं, कुतर्क है। आपके लिए तो तर्क सिंपल है कि बंसल जी दिया इसलिए मैं भी दे रहा हूँ, जाओ। बंसल जी दिया, सिंपल है। अच्छा मतलब अच्छा बाइडर है। आज नोटा इंटरेस्टिंग लग रहा है, दो जनों की तरफ से आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मामला इंटरेस्टिंग है मार्केट में। जरा इस पर भी फोकस करेंगे। तब तक आइए एक बार जरा सुमित जी भी आ गए, सुमित जी का भी स्वागत किया जाए। गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे
जो स्टॉक अभी रडार पे है वो है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, एसबीआई कार्ड के अंदर तेजी देखने को मिली है। एक स्टॉक साइडवेज करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखा रहा है, जिसमें कल एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है और ये मूव यहां से कंटिन्यू रह सकता है। 760 765 ये सही लेवल है लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा वो 750 रुपए का बनेगा और यहां से ऊपर के मूव में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 790 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 800 रुपए का। तो एसबीआई कार्ड में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 750 के स्टॉप लॉस से 790 और 800 के टारगेट्स के लिए। 790 800 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें एसबीआई कार्ड। चलिए 3 बाय कॉल्स ही आई हैं, बाकी 2 तो नोटा हैं, बट जो कॉल्स आई हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से वो 3 बाय कॉल्स ही हैं। ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गैप डाउन पर फिर क्या रिएक्शन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ जी, लंबे समय बाद टाटा ग्रुप की तरफ से आईपीओ आ रहा है, टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए डीआरएचपी फाइल कर दिया गया है, ये खबर निकल कर आई है। टाटा मोटर्स भी इसके दम पर थोड़ा फोकस में आएगा, जरा राय दें सर इस खबर पे। देखिए दीप, ये पॉजिटिव खबर है टाटा मोटर्स के लिए भी और पूरे टाटा समूह के लिए। और टाटा टेक्नोलॉजी जो अनलिस्टेड प्री आईपीओ स्पेस में जो ट्रेड कर रहा था, एक समय पे जो ट्रेड हो रहा था वहां से वो मल्टी बैगर बना है आने वाले पिछले 2 सालों में। तो टाटा टेक्नोलॉजी का बिजनेस तो काफी दमदार है, ऑल्दो हमारी कोई रिसर्च नहीं है इस पे, बट ये आईपीओ डेफिनेटली वेलकम मूव है और टाटा मोटर्स के लिए भी काफी फायदेमंद रह सकता है। और ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ एआई और टेक्नोलॉजी बिजनेस में। तो डेफिनेटली अब देखते हैं क्या प्राइसिंग पे आईपीओ आता है वगैरह वगैरह, बट बिजनेस बहुत अच्छा है। ओके, ये है आपके लिए टाटा टेक्नोलॉजीज बिजनेस बहुत अच्छा है। इस आईपीओ पर थोड़ी डिटेल्स भी आपके लिए हम निकाल कर लाएंगे, बट टाटा मोटर्स पर एक चार्ट चेक बंसल जी, कल तो ऑफकोर्स गिरा ही है, आज भी गैप डाउन के तो आसार हैं, रेंज क्या रहेगी सर इसके लिए इंपॉर्टेंट? दीपांशु, टाटा मोटर में देखें तो कल राइटली आपने मेंशन करा स्टॉक गिरा है और टेक्निकली दीपांशु अगर यहाँ पर हम देखें तो मुझे लगता है दीपांशु नीचे में खरीदना चाहिए। 432 के अराउंड चल रहा है और टेक्निकली देखें तो 424 425 एक अहम सपोर्ट है और लगता नहीं है कि आनंद फानन में ये सपोर्ट टूटेंगे। तो सपोर्ट के आसपास आता है तो सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी की राय होगी। तो चलिए देखते हैं टाटा मोटर्स। वैसे तो खबर अच्छी है, बट आज मूड माहौल थोड़ा बाजार का बिगड़ा तो थोड़ा हुआ ही है। सिद्धार्थ जी, इंफ्रा स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, स्पेशली मेट्रो से जुड़े L&T, BEML, सीमेंस, ABB टाइप्स, क्योंकि महाराष्ट्र बजट में मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए 40,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। थाने, नासिक, पिंपरी चिंचवाड़ में नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स आएंगे, 40,000 करोड़ का एलोकेशन उसके लिए किया गया है। कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो रेडार पर रखना चाहिए इस खबर के दम पर? बिल्कुल दीप, BEML एक बेहतरीन कंपनी है, ये पूरी खबर से फायदा मिलेगा क्योंकि कोचेस जो मेट्रो के आज भारत में जितनी भी मेट्रो चल रही है, मैक्सिमम कोचेस मेड बाय BEML। हालांकि हमारी कोई टारगेट वगैरह नहीं है, बट BEML काफी बड़ा फायदेमंद हो सकता है ये पूरे स्पेस से। साथ ही साथ सिग्नलिंग सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें सीमेंस डेफिनेटली फिट बैठेगा क्योंकि आज रेलवेज, मेट्रोज वगैरह वगैरह में बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग एक स्टॉक क्यूमेंस, क्योंकि इंजन मैन्युफैक्चरिंग में आज क्यूमेंस अव्वल नंबर की कंपनी हो रही है। तो मेट्रो के इंजन मैन्युफैक्चरिंग में भी डेफिनेटली काफी बड़ा योगदान मिल सकता है। तो कैपिटल गुड्स की कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जो मुझे काफी बेहतरीन लग सकती है मेट्रो के आवंटन से और एक्सपेंशन से। तो कमेंट्स पर रखिए नजर, सीमेंस है, BEML है, ये सारे फोकस में रहेंगे। नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं महाराष्ट्र में और उसके लिए बड़ा बड़ा आवंटन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट खबर है। हर घर जल इस योजना के बीच भी आवंटन किए गए हैं और कुछ शक्ति पंप्स, किर्लोस्कर ब्रदर्स, एस्ट्रल, फिनोलेक्स टाइप कंपनीज भी इस पर फोकस में आएंगी। एस्ट्रल पर एक बार सुमित जी से राय ली जाए। सुमित जी, आई थिंक कुछ समय पहले आपका इस पर ट्रेडिंग कॉल भी था। एस्ट्रल का चार्ट क्या कहता है सर? दीपांशु, 2-3 दिनों पहले स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना था, लेकिन मार्केट की गिरावट के साथ ये भी नीचे आ रहा है। अब इसके अंदर जो नीचे में सपोर्ट बन रहा है 1920 रुपया, 1910 रुपया, ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बन रहा है। अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर गिरावट बढ़ेगी और नीचे के अंदर फिर 1875 से लेकर 1860 रुपए तक के लेवल एस्ट्रल में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल तौर पे अगर कोई ये स्टॉक में लेना चाहता है तो फिर डिप में खरीदारी करे और ट्रेडिंग के लिहाज से 1-2 दिन वेट करे। 1910 का 1920 का लेवल अगर टूटता है तो फिर स्टॉक में 30 से 40 रुपए का गिरावट 1-2 दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके सिद्धार्थ जी, आपकी भी कोई राय, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया बजट में?
बिल्कुल दीप, एकदम सही कह रहे हैं आप। हर घर जल में बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है एस्ट्रल को, क्योंकि पाइप्स डिवीजन में काफी दमदार बिजनेस कर रही है एस्ट्रल। पर खाली पाइप्स नहीं है, एडेसिव्स में भी काफी बेहतरीन काम कर रही है, और दूसरे सब्सिडरी बिजनेस जैसे कि वाटर टैंक्स वगैरह वगैरह, ये पूरे ही प्रोडक्ट प्रोफाइल में एस्ट्रल बहुत जोर से स्ट्रांगली आ रही है। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ एस्ट्रल लिमिटेड पे। अगर लंबे समय के लिए किसी को निवेश करना हो तो 2400-2500 का टारगेट जरूर आ सकता है, बट एक साल का नजरिया रखे, क्योंकि हर घर जल एक्सपेंशन जो कर रही है सरकार, इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा एस्ट्रल लिमिटेड को। तो यह है आपके लिए एस्ट्रल, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। चार्ट्स पर भी रखिए नजर, हालांकि मूड मॉल बाजार का थोड़ा पिछले कुछ दिनों में बिगड़ चुका है। IRB इंफ्रा, इस पर भी रखनी नजर। कुणाल जी एक बार जरा IRB इंफ्रा देख लें। फरवरी में टोल कलेक्शन बढ़कर आया है, लगभग 27% की बढ़त ली गई है, देखी गई है IRB इंफ्रा के टोल कलेक्शन में। चार्ट्स क्या कहती हैं सर, जब से ये स्प्लिट हुआ है तब से थोड़ा रेंज में ही अटक गया है? बिल्कुल सही दीपांशु, स्प्लिट से पहले एक बड़ा अच्छा मोमेंटम था और स्प्लिट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक कुछ कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेजेक्टरी में कोई बदलाव नहीं है। अभी भी हायर बॉटम्स की श्रृंखला चार्ट पर अटूट है, तो इसकी दिशा जो है उसमें कोई बदलाव नहीं है। मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बने रहें। स्टॉक हो सकता है कुछ और समय ले, लेकिन जब तक ये 27 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक एक बायस पॉजिटिव रखना चाहिए, और जैसे ही ये 30 रुपए के लेवल्स को पार करके उनके ऊपर ट्रेड करता है, मुझे लगता है स्टॉक वापस से 34-35 के लेवल्स दिखाएगा। तो 27 रुपए के स्टॉप लॉस से मेरी होल्ड करने की राय। ओके, तो 27 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए IRB इंफ्रा का इन्वेट जो है वहाँ पर भी रखिए नज़र, उसके भी अपडेट्स आपको आते हुए दिखें, और ये दोनों काउंटर्स आपको ट्रेड में रिएक्ट भी करते हुए दिख सकते हैं। इंफ्रा की बात निकली तो एक और इंफ्रा कंपनी जिस पर रखनी है नज़र, PNC इंफ्रा। 2000 करोड़ के 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए लोएस्ट बिडर यानी कि सबसे कम बोली इन्होंने लगाई है PNC इंफ्रा। वैसे अदरवाइज काफ़ी एक्टिव रहता है ये रेडार पर भी, और लगातार अच्छे ऑर्डर विन्स इसे भी मिले हैं। सुमित जी, चार्ट क्या कहता है सर PNC इंफ्रा? दीपांशु, PNC इंफ्रा के अंदर मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर ज्यादा लंबा नजरिया एक बार नहीं रखे। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ से ऊपर में 300 रुपए तक के लेवल PNC इंफ्रा में देखने को मिल सकते हैं, और 300 का लेवल जब ऊपर में ब्रेक होगा उसके बाद फिर इसके अंदर एक मोमेंटम बनेगा और फिर एक ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। नीचे में 270, 260 ये स्टॉक का सपोर्ट बनेगा, तो डिप में खरीदारी कर सकते हैं और एक छोटा सा मूव ऊपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई बड़ा मूव अभी एक बार समझ में नहीं आ रहा है स्टॉक में। हिमांशु जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जरा इसको देखें सर। जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस और उज्जीवन फाइनेंशियल का मर्जर होने वाला है, उसकी तरफ से एक्सचेंजेस ने मंजूरी दे दी है, तो NSE BSE दोनों ने इस मर्जर को अनुमति दे दी है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, चार्ट क्या कहती हैं सर? दीप, चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि 25 रुपए के आसपास स्टॉक में एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और स्टॉक जब तक उस लेवल को होल्ड कर रहा है यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है, और अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड कर चलने की सलाह रहेगी। हायर साइड में क्योंकि स्टॉक पिछले काफी हफ्तों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, तो मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन एंड अप तभी होगी जब ये स्टॉक वापस 30 रुपए के ऊपर निकलेगा। ऑल इन ऑल शॉर्ट टर्म में एक साइडवेज चार्ट सेटअप है, लेकिन अगर मैं बड़ा ट्रेंड देखता हूं तो पॉजिटिव है, और आने वाले समय में स्टॉक में ऐसा लगता है कि एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और इवेंचुअली स्टॉक 30 रुपए के ऊपर का एक ब्रेकआउट देने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए उज्जीवन, जहां पर आपको रखनी है नजर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्रेकआउट दे सकता है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंसी जी जरा इसको भी देख लें। इसके करीब 79 करोड़ इक्विटी शेयर्स आज से लिस्ट हो रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होंगे। जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग्स का मर्जर हुआ था, उसके बाद ये जो नए शेयर अलॉट हुए हैं, ये आज से ट्रेड करने वाले हैं। चार्ट्स क्या कहती हैं सर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की? दिवांशु, चार्ट्स पॉजिटिव हैं और 73 रुपीज के अराउंड चल रहा है। कोई भी डिप आता है मार्केट की वीकनेस में 67, 68 के दाम मिलते हैं, तो खरीदना चाहिए। पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में आया हुआ है, तो किसी भी न्यूज में, नेगेटिव न्यूज में नीचे मिलता है तो खरीदारी की राय है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर रखनी है नजर। बाय द वे, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम बात कर रहे थे, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर आज बोर्ड बैठक भी है, अंतरिम डिविडेंड पर विचार भी करने वाले हैं। बोर्ड बैठक आज अजंता फार्मा की भी है, और बायबैक के प्रस्ताव पर ये विचार करने वाले हैं, तो स्टॉक पे थोड़ा एक्शन आपको दिख सकता है। कुणाल जी, अजंता फार्मा कल इसने होल्ड आउट किया था सर?
देखिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है अजंता फार्मा का, दीपांशु, हमने स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस देखी है काफी अरसे से, और एक मेजर सपोर्ट चार्ट पर नजर आता है 1150 रुपए के आसपास, जो लेवल्स मुझे लगता है कि होल्ड करेंगे। और 1150 के ऊपर जब तक स्टॉक टिका हुआ है तब तक पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। उछाल में इसके मुकाबले किसी अन्य शेयर में स्विच कर सकते हैं, तो 1150 के स्टॉप लॉस से फिलहाल बने रहे। 1300-1350 के लेवल्स आए तो एक बार के लिए स्टॉक से निकलकर किसी और शेयर में निवेश करने की राय। ओके, ये है आपके लिए अजंता फार्मा। आज बायबैक की खबर आने वाली है तो उस पर थोड़ा फोकस रहेगा, इंपॉर्टेंट खबर है। सुमित जी, एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की भी बात कर लेते हैं सर, लगातार एक्शन में रहा है। आज यहाँ पर भी बोर्ड बैठक है और दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने वाले हैं। कल की भी गिरावट ने इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है दीपांशु, स्टॉक कंटिन्यूसली तेजी के ट्रेंड में है और स्टॉक में वन वे अप मूव देखने को मिल रहा है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एचएल के अंदर तेजी का व्यू लेके ही काम करना है। छोटा मोटा डिप अगर आता है तो उस पर खरीदारी करें। 2820 2830 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा और ऊपर के अंदर जैसे ही 2900 का लेवल निकलेगा, 2900 के बाद एक मोमेंटम बिल्डअप होगा और फिर एक अच्छी तेजी और ऊपर में देखने को मिलेगी, जिसमें 3000 प्लस के लेवल आने वाले समय में एचएल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, छोटा मोटा डिप में खरीदारी करें। 2900 इमीडिएट टारगेट, वो लेवल निकलने के बाद 3000 रुपए तक के लेवल एचएल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए HAL पर राय सुमित जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और अब करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।